हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर। आई होप अभी तक जितना भी टॉपिक हम लोग का हो गया सब क्लियर होगा, सब समझ में आ रहा होगा। अभी तक हम लोगों ने एडमिशन में क्या क्या कर लिया, रेशियो, देन गुडविल, और अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एज वेल एज रिजर्व। ठीक है, चलो इसको शुरू करते हैं। अब देखो ये सब टॉपिक कॉमन है, ये सब टॉपिक आपको चेंज इन पीएसआर में भी मिलेगा, एडमिशन में भी मिलेगा, रिटायरमेंट में भी मिलेगा। तो ये टॉपिक एक बार समझ लोगे तो तीनों चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, ओके। तो आज का टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। पहले तो ये समझ लो कि इसमें दो केस पढ़ना होता है। आपको कितने को तो मालूम ही नहीं कि दो केस है इसमें आपको दो केस पढ़ना होता है। पहला केस है जब हमारा रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे, जो आप नॉर्मली सब लोग जानते हो। ठीक है, और दूसरा केस जहां बिना कैपिटल अकाउंट को कंप्लीटली ट्रांसफर किए, मतलब बैलेंस शीट में वो रिजर्व रहेगा, उसका नेट इफेक्ट ट्रांसफर होता है, वो हम लोग इसके बाद करेंगे। तो दोनों केस को रिवाइज करेंगे क्योंकि बोर्ड में कोई भी केस पूछ सकता है। चलो पहला ये केस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर ये हम लोग पढ़े क्यों, आखिर इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का या फिर रिजर्व्स को ट्रांसफर करने की जरूरत क्या है। तो देखो, जब भी डीड में कोई चेंजेस होता है, या तो रेशियो बदलने की वजह से, या किसी नए पार्टनर के आने की वजह से, या एग्जिस्टिंग पार्टनर के रिटायर या डेथ होने की वजह से, उस टाइम तक जो भी प्रॉफिट या जो भी रिजर्व एक्यूमुलेटेड है, जो पड़ा हुआ है, उस पर राइट किसका है? उस पर राइट है ओल्ड पार्टनर का। ठीक है, और जैसे डीड में चेंजेस होगा, मतलब रेशियो बदल गया, या फिर किसी का एडमिशन हो गया, या रिटायरमेंट हो गया, तो जैसे कोई नया पार्टनर मान लो एडमिट होता है, ठीक है, या रेशियो बदल जाता है, तो उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पे भी उनका राइट उस नए डीड के अकॉर्डिंग हो जाएगा। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहले से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मान लेते हैं 1 लाख, दो पार्टनर था, उन दोनों का हिस्सा था, इक्वल पार्टनर था, 50,000 उनका हिस्सा था। अब एक नया पार्टनर आ जाता है, तो नए पार्टनर के आने की वजह से अब क्या हो गया, उनका हिस्सा जो 50,000 था, मान लो ए और बी है दो पार्टनर, टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 1 लाख था, जिसमें से इनका ये लोग इक्वल पार्टनर थे, तो इनका हिस्सा 1:1 50-50 है। अब जैसे मान लो न्यू पार्टनर एडमिट हो गया सी, तो अब क्या होगा, इन सब का हिस्सा रिड्यूस हो जाएगा। इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, अगर आपने इसको नहीं निकाला प्रॉफिट को, तो ये भी इक्वल पार्ट, मतलब रेशियो मान लो बदल के आपका 1:1 हो गया, अभी भी इक्वल है। मतलब पहले 1/2 ए का था, 1/2 बी का था, अब 1/3 ए का हो जाएगा, 1/3 बी का हो जाएगा, 1/3 सी का हो जाएगा। तो सब में 1/3 हो जाएगा, इस प्रॉफिट में भी 1/3 हो जाएगा। मतलब इनका हिस्सा अब कितना हो जाएगा, 33,333, ये भी हो जाएगा 33,333, और इसका भी हो जाएगा 33,333। मतलब इसको बैठे बैठे आते के साथ 33,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ए और बी का हिस्सा ये ले लेगा। ठीक है, अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो, मतलब इसको विड्रॉ नहीं किया तो इस चीज को ठीक करने के लिए क्या करता है न्यू पार्टनर, सी के आने से पहले ये दोनों अपना अपने हिस्से का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व है उसको विड्रॉ कर लेता है, और उसको कर देता है नील, 0 कर देता है। बोलता है कि अब आपके आने के बाद अब जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जब दोबारा से बनेगा उस पर आपका राइट बनेगा। ठीक है, तो हम लोग वही काम कर रहे हैं कि न्यू पार्टनर के आने से पहले या रेशियो बदलने से पहले जो ओल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है उसको विड्रॉ कर दे रहा है। ठीक है, यही हमारा केस 1 सिखाएगा आपको। When reserve and accumulated profit or loss transfer to capital account या current account, डिपेंड करता है कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो चलो बस 2 एंट्री याद रखना आपको, उतने में काम हो जाएगा इसमें। देखो पहला एंट्री, अगर प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो ये एंट्री पास होगा। प्रॉफिट इज अ लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस। कोई भी प्रॉफिट या कोई भी रिजर्व, हर बार मैं बोलता हूं, कोई भी प्रॉफिट या कोई भी रिजर्व आपके लिए बिजनेस के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो बिजनेस के बुक्स में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एंट्री होगा, बिजनेस वो रिजर्व ओनर को दे रहा है, तो उसके पास से लायबिलिटी डिक्रीज किया, तो ऑल रिजर्व्स जो भी नाम हो
जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कोई भी नाम, रिजर्व्स को कर देंगे डेबिट, वो डिक्रीज करेगा। तो प्रॉफिट वाला हिस्सा पीएल में, प्रॉफिट वाला हिस्सा, या कभी कभी आपको बोल देगा क्रेडिट बैलेंस, वो प्रॉफिट ही होता है क्रेडिट, ये भी डिक्रीज हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा डेबिट। दो स्पेशल रिजर्व है, कौन सा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जिसको हम लोग डिटेल में करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होगा, ये भी डेबिट होगा, बट कौन सा हिस्सा, ठीक है। तो वो आप याद रखिएगा, सारा नहीं, अगर कोई लायबिलिटी है तो उसको माइनस करने के बाद, मतलब कि सरप्लस, सरप्लस पार्ट, जो एक्सेस पार्ट होगा वो, सारा का सारा नहीं, लायबिलिटी घटाने के बाद जो एक्सेस ओवर लायबिलिटी है वही डेबिट होगा, क्योंकि वही बटेगा कैपिटल या करेंट अकाउंट में। सेम केस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में भी, इसमें भी सरप्लस वाला अमाउंट, सारा नहीं, सरप्लस वाला पार्ट। अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो पूरा का पूरा, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। किसको मिलेगा, तो ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, किसमें, कैपिटल में या करंट में। किस रेशियो मिलेगा, तो याद रखना, सैक्रिफाइसिंग नहीं, ओल्ड रेशियो। किस रेशियो मिलेगा, तो ओल्ड रेशियो मिलेगा। ये हमारा पहला एंट्री हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट आप लेके चलेगा, लॉस होगा तो क्या लॉस छोड़ दोगे, लॉस नहीं लोगे, ले जाओगे, वो भी आप ही को लेना पड़ेगा। तो अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज है तो उसको कैसे विड्रॉ, उसको कैसे राइट ऑफ करेंगे, उसके लिए एंट्री क्या होता है। अब लॉसेज जो होता है वो होता है फिक्टिशियस एसेट्स, 11 तो पढ़ा था, फिक्टिशियस एसेट वही है। तो फिक्टिशियस एसेट्स वो जब राइट ऑफ करोगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और जैसे वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कैपिटल को डिक्रीज कर देगा, तो कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लॉस, पीएल का लॉस वाला, या कभी कभी क्वेश्चन में डेबिट लिखा रहेगा, एक ही बात है, वो हो जाएगा क्रेडिट टू। अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, वो भी क्रेडिट हो जाएगा। और ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में। किस रेशियो में, अगेन ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अगर आपके पास ये नोटेड नहीं है तो नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट था रिजर्व, जो मैंने कहा था आज हम लोग करेंगे कवर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछा भी गया है, तो इसका एंट्री समझ लो। तो ये समझ लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, जल्दी से इसका रिकैप कर रहे हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेसिकली बनाया जाता है टू कंपनसेट द वर्कर्स, या उनका कोई क्लेम हो। जैसे मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं आपके लिए, अगर कोई एक्सीडेंट या हादसा हो गया उनके साथ जिसके वजह से कोई इंजरी आ गया, ठीक है, किसी का हाथ कट गया या किसी का डेथ ही हो गया, तो उस केस में क्योंकि आपके वर्क प्लेस पे हुआ है तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो फंड चाहिए वो कंपनी पहले से उसके लिए एक रिजर्व बना के रखती है, ठीक है, ये वही रिजर्व है। अब कोई जरूरी तो है नहीं कि पूरे साल में हादसे हुई, अगर हुआ तब तो पे करना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो वो रिजर्व ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, जितना आपने रिजर्व बनाया उससे ज्यादा भी क्लेम हो सकता है, उससे कम भी क्लेम हो सकता है। तो ऐसे मिला के लगभग 4 केस बनता है इसमें, तो हम लोग वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एंट्री के साथ। चलो, पहला केस, अगर क्वेश्चन में कोई क्लेम नहीं जिक्र किया है, साफ साफ बोल दिया कोई क्लेम नहीं है, या फिर क्वेश्चन कुछ बोला ही नहीं है, साइलेंट है, तो अगर नो क्लेम है या क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को शॉर्ट में हम लोग WCR करके यूज करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए एंट्री क्या करोगे, ये देखो, सारा का सारा रिजर्व विड्रॉ कर लेंगे, तो एंट्री होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक। सेकंड केस, अगर मान लो जो क्लेम है, जो भी क्लेम आया वो WCR से कम है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्लेम कम है। मान लो आपका क्लेम है, क्लेम का अमाउंट मान लेते हैं कि 50,000 है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरे पास 70,000 या 80,000 है, तो जो सरप्लस वाला रिजर्व है वो विड्रॉ कर लेंगे,
ठीक है, तो उसका एंट्री क्या होगा, मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 है, तो पूरा 80,000 से डेबिट कर दो, खत्म करो उसको। और जो प्रोविजन है वो मान लो 50,000 का क्लेम आया, क्लेम कितना आया 50,000, तो एक अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट करके, जिसमें पैसे ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि वो शर्तिया देना ही देना है। 50 वहां चला गया, जो बाकी 30,000 बच गया वो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। नेक्स्ट केस, अगर मान लो क्लेम WCR के इक्वल हो गया तब तो कोई बात ही नहीं है। मान लो 80,000 था, 80 का रिजर्व भी था, 80 का क्लेम भी आ गया, तो कुछ नहीं बचा, सारा का सारा क्लेम में चला गया, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट केस, अगर मान लो क्लेम WCR से ज्यादा है, जैसे क्लेम मान लो आ गया 1 लाख का और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 का था, तो 20,000 का शॉर्टेज आ गया। अब वो 20,000, देखो बिजनेस में जब भी किसी फंड का शॉर्टेज आता है ना, तो अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर जाता है, PL अकाउंट के ऊपर। हमारे यहाँ PL अकाउंट का नाम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर PL एडजस्टमेंट अकाउंट। तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 80,000 तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, जो उसी पर्पस के लिए रखा था वो तो यूज करेंगे, प्लस जो भी शॉर्टफॉल होगा, जो भी डेफिशिएंसी होगा, जैसे मान लो 20,000 का डेफिशिएंसी आया क्योंकि क्लेम 1 लाख का है, वो हम लोग कहां से ले लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, PL एडजस्टमेंट अकाउंट। तो टोटल क्लेम 1 लाख का पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली एक लॉस है। अब लॉस या प्रॉफिट का अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर जाता है, पार्टनर के ऊपर। तो ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा आपको, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो इतना ही केस होता है, उसका आप नोट करना है तो नोट कर लो। ओके, हमारा नेक्स्ट रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। ये रिजर्व क्यों क्रिएट करते हैं, जब जो पार्टनरशिप फर्म है वो मे भी किसी कंपनी के शेयर्स में या किसी दूसरे एसेट्स में कुछ इन्वेस्ट करके रखती है, ठीक है। और एज यू ऑल नो कि शेयर का जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। तो उस फ्लक्चुएशन की वजह से जो लॉस होता है उससे बचने के लिए रिजर्व बनाया जाता है। तो आखिर फ्लक्चुएशन होता है किसके बीच में, तो यहाँ पे 2 टर्म समझ लो, एक तो है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू नाम का एक टर्म होता है, एक होता है मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब वो प्राइस जिस प्राइस में हम उस सिक्योरिटी को परचेज किए हैं या उस इन्वेस्टमेंट को परचेज किए हैं, वो हो गया बुक वैल्यू, जो मेरे बुक में रिकॉर्डेड है, ठीक है। और मार्केट वैल्यू उसका करंट प्राइस होता है, मतलब एट द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट उसका मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है। इन दोनों के डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे सिखाया गया है, ठीक है। ये रिजर्व इन्हीं दोनों के डिफरेंस के कंपनसेट करने को बनाया जाता है। क्योंकि मान लो अगर हम शेयर खरीदे 1 लाख का और उसका दाम गिर के हो गया 50,000, 40,000, तो जो 60,000 का डाउनफॉल हो गया इसके वजह से मेरा बैलेंस शीट कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए उस इन्वेस्टमेंट को एक रिजर्व बना के रखते हैं, ठीक है, ताकि उसको एडजस्ट किया जाए। तो आइए, इसमें कई सारे केसेस हैं, तो मैंने आपके बुक के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया है, जिसके अकॉर्डिंग टोटल 3 केस है, ठीक है। कितने तो को लग रहा होगा इतना सारा केस पढ़ना है, जी हाँ, इतना सारा केस पढ़ना है। अगर शुरू में नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो, ठीक है। चलो देखो, पहला केस, अगर आपका बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम रहेगा, मान लो कोई चेंजेस नहीं है, हम खरीदे थे इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 1 लाख का, और आज की डेट 1 साल पहले खरीदे थे और आज भी इसका वैल्यू 1 लाख ही है, कोई चेंज नहीं, किसी रिजर्व की जरूरत नहीं है। सारा का सारा जो रिजर्व क्रिएट किया हुआ है वो सारा रिजर्व विड्रॉ कर लेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या पास होगा, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए मैंने शॉर्ट में यूज किया IFR, आप यूज मत कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है, मेरे पास स्पेस कम इसलिए मैंने यूज किया है। तो पहला केस, when book value and market value of investment are same, इक्वल रहेगा, तो क्या करेंगे, तो रिजर्व, कोई भी रिजर्व लायबिलिटी होता है उसको विड्रॉ करो तो डेबिट होगा। एंट्री बनेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहा या बोल दिया तो आप ये एंट्री करोगे। केस नंबर 2, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एमवी मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बुक वैल्यू से कम है। ठीक है, अब इसके अंदर में 3 सिचुएशन बनता है। कितना कम है? क्या रिजर्व से एडजस्ट हो जाता है, मतलब जो कमी आ रही है क्या रिजर्व से भी ज्यादा है या उससे कम है या उसके बराबर है? तो इसके अंदर भी 3 केस बनता है। देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, ये तो होता है कि मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से कम है। ठीक है, मार्केट वैल्यू इसका, बुक वैल्यू 1 लाख है, मार्केट वैल्यू 80,000 है। कितना कम हो गया? 20,000। तो क्या ये 20,000 रिजर्व से कंपनसेट हो जाएगा? अगर हाँ तो ये केस बनेगा। मतलब जो फॉल इन वैल्यू है दोनों में वो लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, रिजर्व से कम है। रिजर्व मेरे पास मान लो 40,000 का है और फॉल हो गया है 20,000 का, तो रिजर्व से एडजस्ट किया जा सकता है, तो ये एंट्री बनेगा। जितना का फॉल हुआ है उतना रिजर्व से एडजस्ट कर लो। ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40 का है तो 40,000 डेबिट हो जाएगा। मेरे पास 40,000 का रिजर्व है और जो फॉल हुआ इन्वेस्टमेंट में उतना आप इसमें से ले लो और इन्वेस्टमेंट को दे दो। ठीक है, उतना इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट हो जाएगा और जो सरप्लस फंड बच गया वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद सरप्लस फंड, ये एंट्री बनेगा। मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरे अमाउंट से, टू इन्वेस्टमेंट जो डाउनफॉल उतने से, टू पार्टनर्स कैपिटल जो सरप्लस है। अब अगर मान लो ये जो डाउनफॉल है वो रिजर्व के बराबर है, 40,000 का रिजर्व था, 40,000 का ही गिरावट आया, तो क्या करेंगे? सारा का सारा रिजर्व एडजस्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे when fall in value is equal to investment fluctuation reserve, तो सिंपल सा एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जैसे 40,000 का मेरे पास रिजर्व था और 40,000 से ही डिक्रीज हुआ है, तो कोई बात नहीं, सारा पैसा यूज होगा, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। थर्ड सिचुएशन, अगर ये जो डिक्रीज हुआ है इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में, मार्केट वैल्यू में, वो इतना ज्यादा हो गया है कि उतना रिजर्व है ही नहीं मेरे पास, रिजर्व से ज्यादा डिक्रीज हो गया है। रिजर्व 40,000 था और डिक्रीज हो गया 50,000 से या 60,000 से, तो अगेन जो भी डिफिशियंसी होगा वो रिवैल्यूएशन से एडजस्ट होगा। तो उसका एंट्री क्या होगा? जैसे मान लो रिजर्व था 40 का, तो 40,000 से रिजर्व को डेबिट कर देंगे। ठीक है, और जबकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना गिर गया है? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 60,000 गिर गया है, 60,000 से कम हो गया, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गया 60,000 से। तो जो 20,000 का जो एडिशनल लॉस है वो एडिशनल लॉस कहां से लेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। और अल्टीमेटली ये लॉस का बर्डन किसको मिल जाएगा? ये लॉस का बर्डन शिफ्ट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। ठीक है, वो 20,000 का ये वाला। ओके, कुछ ऐसा मिलता जुलता केस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी था यहां तक, बट एक नया केस है इसमें, एडिशनल केस है। वो क्या है? देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ये केस नहीं बन सकता है, यहां बन सकता है। ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है कि मेरे पास जो बुक वैल्यू था, जब हम इन्वेस्टमेंट खरीदे थे उसका दाम 1 लाख था और आज के टाइम उसका दाम 1,20,000 है, मतलब बुक वैल्यू से ज्यादा है। ये केस में क्या होगा? मतलब when market value of investment is more than book value, बुक वैल्यू से ज्यादा हो गया, तो यहां पे समझो इस केस में आपको रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा आप प्रॉफिट बुक कीजिएगा। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा? 3 एंट्री होगा। देखो, सबसे पहले जो भी रिजर्व आपने बनाया उसकी जरूरत है नहीं, सारा विड्रॉ कर लो। किसको दे दो? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। वो किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ओल्ड रेशियो में। रिजर्व हटा दिया। अब जो इंक्रीज हुआ है इन्वेस्टमेंट में, जो फायदा हुआ, जो प्रॉफिट हुआ है, उसको बुक करो। कैसे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जितने से इंक्रीज हुआ है वो डाल दो, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन लेते हो, तो प्रॉफिट भी कहां लोगे? रिवैल्यूएशन में। और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है
वो फिर बढ़ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसके ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री बनेगा रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इतना सिचुएशन बनता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट केस देखें। अभी तक जो हम लोगों ने किया वो केस नंबर 1 था, जहां पे पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हम अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, वो वाला केस हम लोगों ने कवर किया। अब सेकंड केस में क्या होता है, जहां पे पार्टनर्स कहते हैं कि जो भी रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है उसको बैलेंस शीट में एज इट इज रहने दो, उसको टच मत करो। ठीक है, हम उसको विड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, बट न्यू पार्टनर के आने की वजह से या रेशियो बदलने की वजह से नुकसान भी हो जाएगा, वो नुकसान भी नहीं झेलना चाहते। मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे। तो ऐसा कोई तरीका है कि रिजर्व वहीं रह जाए और उसका नेट इफेक्ट हम लोग एडजस्ट कर लें। ठीक है, अब कई लोगों को तो लगेगा, कई बच्चों को भी सर ये तो कभी पढ़े ही नहीं हम लोग, ये तो सर पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल पढ़े होगे पर आपको याद नहीं होगा। सीबीएसई कई बार इस क्वेश्चन का एडजस्टमेंट डाल देता है। ठीक है, तो यहां पे बिना रिजर्व को विड्रॉ किए उसके नेट इफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल करंट अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं। क्योंकि देखो जैसे कोई न्यू पार्टनर आएगा, एक बात होता है कि कुछ लोग हैं जो गेन करेंगे, कुछ लोग हैं जो सैक्रिफाइस करेंगे। तो यहां पे पूरा रिजर्व ना निकाल के जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जितना वो गेन कर रहा है, जो उसका हक था नहीं पर वो उसको मिल जाएगा, उतना पैसा वो उसको दे देता है। तो झंझट खत्म। मतलब समझो कि वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को खरीद लेता है, उतना हिस्सा जितना वो गेन कर रहा है। किससे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से। यही काम हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो मैंने इसको स्टेप्स में डाल दिया है, आप देख लो। पहला स्टेप, टॉपिक का नाम क्या रखें, व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यही नाम से आपके बुक में मिलेगा। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको ये कैलकुलेट करना है कि नेट इफेक्ट क्या होगा। पहले तो आप नेट इफेक्ट निकाल लो। नेट इफेक्ट का मतलब जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है सबको जोड़ दो, और अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज है उसको माइनस कर दो, वो नेट अमाउंट या नेट इफेक्ट निकाल दो। दूसरा स्टेप, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा सबका, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, क्योंकि न्यू पार्टनर गेन करेगा और ओल्ड पार्टनर गेन भी कर सकता है, सैक्रिफाइस भी कर सकता है। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस ही करे, कभी कभी गेन भी कर लेता है। ये निकल गया। अब इस नेट इफेक्ट वाले अमाउंट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और एंट्री क्या पास करो, जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, उसको पैसे मिलेंगे। और जो भी गेनिंग पार्टनर है वो पैसे देगा, तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। ठीक है, इसको बेहतर समझने के लिए एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं इसको मिटा के एग्जांपल से समझा दूं आपको। चलो ओके, चलो केस नंबर 2 को एग्जांपल से देख ले, समझ ले। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लिया हम लोगों ने। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दो पार्टनर है ए और बी, उनका ओल्ड रेशियो है 4:3 और 31 मार्च 2021 को इन्होंने एक नया पार्टनर को एडमिट किया जिसका नाम है सी। तो नया रेशियो क्या बन जाएगा, हम लोग सीधा आ गए न्यू रेशियो पे 5:3:2। ओल्ड था 4:3, न्यू है 5:3:2। देयर बैलेंस शीट, उस डेट को इसके बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व था 35,000 का। हम क्वेश्चन को छोटा करने के लिए एक ही अमाउंट लिए बस, जनरल रिजर्व का। ठीक है, ताकि इजीली हो जाए। अब इसको आपको सॉल्व करना है दोनों मेथड से। जो पहला मेथड सीखा जहां पे ये अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर करना है तब क्या होगा, जब ट्रांसफर नहीं करना है तब क्या होगा। तो पहले तो पहला वाला मेथड सीखो। जब ट्रांसफर करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको एक जर्नल एंट्री पास करना है। एंट्री क्या था, जो भी रिजर्व या प्रॉफिट होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री बन जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 35,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास दो है, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट।
किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, मतलब 4:3। तो ये कितना हो गया? 7 से काटोगे तो 5, तो मतलब 20,000 और 15,000 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बस ये एक एंट्री होगा, ठीक है। ये पहला मेथड है, सिंपल वाला। अब देखते हैं दूसरा मेथड। जब ये रिजर्व को विड्रॉ नहीं करना, मतलब रिजर्व को डेबिट नहीं करना है, इसके नेट इफेक्ट को एडजस्ट करना है, उसमें क्या करेंगे? ठीक है, केस नंबर 2 में अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि रिजर्व को विड्रॉ नहीं करना, बस उसके नेट इफेक्ट को एडजस्ट करना है, तो हम लोगों ने पहला स्टेप क्या किया था? सबसे पहले तो आप नेट इफेक्ट निकालो। स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा? स्टेप नंबर 1 था सबसे पहले नेट इफेक्ट निकालो। तो नेट इफेक्ट कितना है हमारा, देखिए जरा, एक ही अमाउंट है, तो आपका नेट इफेक्ट 35,000 है। इसी को एडजस्ट करना है। अगर कोई लॉस होता तो माइनस कर देते, और कोई रिजर्व होता तो प्लस कर देते, और प्लस माइनस के बाद नेट अमाउंट आता वही नेट इफेक्ट हो जाता। तो हमारे पास एक ही है तो 35,000 हो गया, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या था? यही मेन है, आपको सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो, या दोनों, सैक्रिफाइसिंग एंड कह दें इसको, एंड गेनिंग रेशियो निकालना है। वो निकाल लेते हैं। ए का, बी का और सी का, 3 पार्टनर है, ठीक है। तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला यूज करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3, मतलब 4/7। बी का हो जाएगा 3/7। इसका तो कुछ था ही नहीं, ये तो सारा का सारा गेन किया। न्यू रेशियो क्या है? 5:3:2, मतलब 5/10। 4/7 माइनस न्यू 5/10। इसका न्यू है 3/10। इसका तो कुछ है ही नहीं, इसका तो पूरा का पूरा गेन ही है, मतलब 2/10 पूरा गेन किया ये। इसका निकाल लो, तो एलसीएम लेंगे तो 70 हो गया, 40, 35, ये हो जाएगा 5/70। इसका करो 70, 30, 21, तो 9/70। इसका भी बेस सेम कर लो, तो ये हो जाएगा 14/70। तो ये दोनों तो वही सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि इसका ओल्ड बड़ा है। ये दोनों तो सैक्रिफाइस कर रहा है, पर ये जो है ये गेन कर रहा है, ये इन दोनों को पे करेगा। अब चाहो तो चेक करने के लिए देख सकते हो, 9 + 5 = 14। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 70 को हटा मत देना, और इसका रेशियो मत कर देना 5:9:14, गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है आपको, आपको फ्रैक्शन को ही यूज करना है, ठीक है। मतलब नेट अमाउंट का 14/70 निकालना पड़ेगा, और वो इन दोनों को दे देना है 5/70 और 9/70 के रेशियो में। तो इसका जो जर्नल होगा स्टेप नंबर 3 में, जो एडजस्टमेंट एंट्री होगा वो क्या होगा? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट, मतलब सीज कैपिटल अकाउंट को आप कर दोगे डेबिट। बट कितने अमाउंट से करोगे डेबिट? तो 35,000 इंटू 14/70, इतने अमाउंट से करोगे। तो 14/70 से जब काटोगे तो आई थिंक 14 से 70 कट जाएगा 5 टाइम्स, और इससे इसको काट लो 7,000। इसको कर दोगे आप डेबिट 7,000 से, क्योंकि देखो हमको पूरा रिजर्व नहीं बांटना है, हमको सिर्फ नेट इफेक्ट को करना है, इसलिए हम लोग फ्रैक्शन से ही करेंगे, ठीक है। 7,000 हो गया। 2 किसको देना है? जो सैक्रिफाइस किया है, ए और बी। तो एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, इनको भी देंगे फ्रैक्शन वाले अमाउंट में, मतलब इनका भी ले लो आप 35,000
इंटू 5/70 और 35,000 इंटू 9/70। ठीक है, तो इसको करते हैं, कट कितना होगा, 70 से हटा देते हैं इसको, 7 से 500, तो 2500 हो गया इसका, और इसका भी 4500, तो ये हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा 4500। इन दोनों का सम देखो इसके बराबर होना चाहिए, हो रहा है 7000, हाँ हो रहा है, ठीक है, तो हमारा ठीक है। ठीक है, या आप चाहो तो इस 7000 को चाहो तो 5:7 के रेशियो में, 5:9 के रेशियो में बांट सकते हो, तो भी वही आएगा। तो ये है हमारा तरीका सेकंड वाले का, और यही आपका एंट्री जो है यही आंसर होगा, तो उसको अच्छे से समझ लो। ओके।